गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, O2S अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके प्रीलिम्स पेपर को टारगेट करने के लिए हमने आपके लिए एक इनिशिएटिव को शुरू किया है, जिसके अंदर हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़ है उसको MCQs के द्वारा यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो आज के MCQs शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2S अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि रिलेटेड है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि इंडिया की सबसे पहली स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी जो है वो कहाँ पर बनाई जा रही है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो स्लेंडर लॉरिस है वो ज़्यादातर तमिलनाडु वाले रीजन में और श्रीलंका वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली इंडिया के अंदर क्योंकि सेंचुरी बनाई जा रही है तो ऑफ कोर्स तमिलनाडु के अंदर बनाई जाएगी। तो यहाँ पे आपका एक फॉरेस्ट रिजर्व है जिसका नाम है काडावुर फॉरेस्ट रिजर्व। तो यहाँ पे देखा गया कि ये जो स्लेंडर लॉरिस हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। जैसे पहले 3500 थी और अभी 5000 तक इनकी पॉपुलेशन पहुँच गई है। तो इसीलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि अलग से हम इसकी एक सेंचुरी बना देते हैं। इसके अलावा आपको तमिलनाडु वाले रीजन के अंदर दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, एक आपका करूर डिस्ट्रिक्ट है और दूसरा डिंडिगुल डिस्ट्रिक्ट है। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ज़्यादातर ये जो स्लेंडर लॉरिस हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया के अंदर आपको सिर्फ ग्रे स्लेंडर लॉरिस जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रेड स्लेंडर लॉरिस भी होते हैं जो कि ज़्यादातर श्रीलंका वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे सरकार ने और कुछ चीज़ें हैं और कुछ सर्विसेज हैं जो कि इस स्कीम के अंदर इंक्लूड करी हैं। तो अगर मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में बात करूँ तो इस स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया था और इसीलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि यहाँ पे देखने को मिला कि हर 10 साल बाद जो सेंसस होते हैं, जैसे कि 1991 में हुआ था, 2001 में हुआ था, फिर 2011 में हुआ था। तो उस सेंसस के दौरान यहाँ पे ये देखने को मिला कि जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि कितनी डिक्रीज हुई है, फिर बात करेंगे कि चाइल्ड सेक्स रेशियो होता क्या है। तो जैसे कि पहले 947 के अराउंड थी 1991 में, और उसके बाद डिक्रीज होके 928 तक चले गई, और उसके बाद 918 तक जो पॉपुलेशन है, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो इतनी ज़्यादा डिक्रीज हो गई। तो अगर मैं चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में बात करूँ तो जितने भी 1000 मेल्स होते हैं, चाइल्ड हैं यहाँ पर कौन सी एज ग्रुप में है, 0 to 6 ईयर्स की एज ग्रुप में, और उसके बदले कितनी फीमेल्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ये देखने को मिला, पहले 947 थी, फिर डिक्रीज होते होते 928 हो गई, फिर 918 हो गई। दैट मीन्स दिन पर दिन ये डिक्रीज करती जा रही थी। तो इस वजह से सरकार को ज़रूरत पड़ी कि 2015 के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। और अगर मैं बात करूं कि ऊपर जो यहाँ पर फीमेल्स होती हैं वो भी आपकी 0 to 6 ईयर्स की एज ग्रुप में होती है। ये कुछ और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वो इसीलिए लॉन्च करी गई थी क्योंकि यहाँ पे सेंसस के डाटा द्वारा यहाँ पे ये पता चला कि जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो डिक्रीज होती जा रही है। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इस स्कीम को यहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ ने कोलैबोरेट कर लॉन्च किया है। तो कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये तीनों मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि आपकी ये जो स्कीम है वो रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे कुछ जो सर्विसेज हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स एट सेकेंडरी लेवल इन स्कूल्स, इन सारी सर्विसेज को अभी ऐड किया गया है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में थी। इसके अलावा जैसे चाइल्ड मैरिजेस को एलिमिनेट करना, गर्ल्स को स्किल करना, अवेयरनेस रेज करना उन सब के राइट्स के बारे में, तो ये सब चीज़ें जो हैं अभी इस स्कीम के अंदर इंक्लूड करी गई हैं। तो दैट मीन्स आपकी यहाँ पे सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट मेरी धरोहर मेरी पहचान। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया था। बेसिकली मॉन्यूमेंट्स मित्राज बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को 2017 के अंदर लॉन्च किया गया था। अब इस प्रोजेक्ट का एम क्या था? तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, और इसके अलावा भी जो भी सिटीजन्स हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, जो कॉर्पोरेट सिटीजन्स और इंडिविजुअल्स हैं, उन सबको ये बोला गया कि आपकी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है
उसके द्वारा आप यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि यहाँ पर उसके आसपास का जो एरिया है उसको डेवलप किया जा सके। इवन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है इन मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ कि इस स्कीम को किसने लॉन्च किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो गया, ASI हो गया, और स्टेट्स और जो यूटीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो दैट मीन्स आपकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू किगाली अमेंडमेंट। तो ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि रिसेंटली USA ने किगाली अमेंडमेंट को ज्वाइन किया है। अगर मैं किगाली अमेंडमेंट के बारे में बात करूँ तो ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है उसको सेव करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग जो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स हैं वो हुई थी। जैसे कि 1989 के अंदर एक प्रोटोकॉल हुई थी जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ये बताया गया था कि हमारे जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, हमें धीरे धीरे उन सारे सब्सटेंसेस को फेज आउट करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली 2016 के अंदर एक अमेंडमेंट होती है जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की ही एक अमेंडमेंट है। कहाँ पे कंडक्ट करवाई गई थी? रवांडा किगाली के अंदर, जिसको हम किगाली अमेंडमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इस अमेंडमेंट के अंदर ये बोला गया कि बेसिकली जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं धीरे धीरे हम इन HFCs को भी फेज आउट करेंगे, कट डाउन करेंगे। हालांकि अगर आप देखें कि जो HFCs होते हैं वो इतनी ज़्यादा ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करते हैं, लेकिन जो HFCs हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं HCFCs की, दैट इज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एंड CFCs दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो ये आपकी डायरेक्टली ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। लेकिन HFCs का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो देखने को नहीं मिला, इनडायरेक्टली ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। दैट मीन्स ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंसेज रिलीज होंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी, और अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन जो होंगे वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने लग जाएंगे। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगी। तो आपका आंसर बनेगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू GSAP, दैट मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। तो अगर मैं इस प्रोग्राम के बारे में बात करूं, इस प्रोग्राम को RBI कंडक्ट करवाती है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो सरकार है जब उनको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं, अपने बॉन्ड्स जो हैं उनको इशू कर देते हैं। इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 2016 के अंदर किगाली अमेंडमेंट हुई थी उसमें ये भी बात करी गई थी कि हम धीरे धीरे जो HFCs हैं उसको फेज आउट करेंगे, धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे। कितना रिड्यूस करेंगे? 80 to 85%। और कब तक रिड्यूस करेंगे? 2040 तक। तो यहाँ पे कई बार डेट आपको देखने को मिलेगी 2045 और कई बार 2047 देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दैट मीन्स 2040 तक हम HFCs को 80 से 85% तक फेज आउट करने की बात करते हैं किगाली अमेंडमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि RBI के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इस प्रोग्राम के अंदर RBI बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेती हैं और अल्टीमेटली परचेज करने के बदले मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है उसको मेंटेन रखती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर कितना पैसा होना चाहिए, ठीक है, तो कितनी कैश वगैरह होनी चाहिए आपकी, तो वो बेसिकली आपके लिक्विडिटी के अंदर काउंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इसके रिगार्डिंग ही 3 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे पहली बात करूँ, अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ कि जो GSAP है वो एक पर्टिकुलर चीज़ के द्वारा किया जाता है, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आपकी यही सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिसके अंदर जो RBI है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज कर सकती है और सेल कर सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि इस GSAP का मेन एम यही होता है ताकि इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है उसको मैनेज किया जा सके, उसको मेंटेन रखा जा सके, और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनके ऊपर एक पर्टिकुलर यील्ड होती है, दैट मीन्स कितना प्रॉफिट है, तो उस यील्ड को भी यहाँ पर मेंटेन किया जा सके। तो इसके लिए ही ये जो GSAP प्रोग्राम है ये RBI द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो RBI क्या करती है, परचेज करती है, फिर उसके बदले जो मनी सप्लाई है वो इकोनॉमी में डालती है जिससे कि जो यील्ड है वो डाउन रहती है, और अल्टीमेटली जो सरकार की बोरोइंग कॉस्ट है उसको कम करने का भी यहाँ पे RBI इसके द्वारा काम करती है। तो दैट मीन्स आपकी जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में बात करूँ, ये एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है, और अल्टीमेटली जो पब्लिक है वो इसको क्या करते
करते हैं, खरीदते हैं और यहाँ पे अपना जो मनी है इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले दे देते हैं। और ये जो मनी पब्लिक से रेज किया गया है इसको सरकार कहीं पे इन्वेस्ट कर लेती है। तो यहाँ पर जो पब्लिक होती है इनको खरीदने का क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे होता है, कूपन इंटरेस्ट रेट पे होता है, जो कि अल्टीमेटली जैसे अगर 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, तो उस टेन्योर के बाद पब्लिक को ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जितना भी पैसा है वो मिल जाता है वापस, इसके साथ साथ जो भी उनका प्रॉफिट होता है वो भी मिल जाता है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग ही इस GSAP प्रोग्राम को कंडक्ट करवाया जाता है RBI के द्वारा। तो आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इको सेंसिटिव जोन्स। तो ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे केरला की जो रिव्यू पिटीशन है, केरला ने बेसिकली एक पिटीशन डाली थी ताकि यहाँ पे चेक किया जा सके कि जितने भी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उनके आसपास का जो एरिया है जो कि इको सेंसिटिव जोन है वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इको सेंसिटिव जोन के बारे में बात करूँ तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का जो 10 किलोमीटर का एरिया है वो आपका इको सेंसिटिव जोन के अंदर कंसीडर होता है। तो दैट मीन्स 20 किलोमीटर नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि अगर किसी सरकार को ये लगता है, किसी स्टेट को ये लगता है कि कोई जो कॉरिडोर है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कॉरिडोर है, जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि एक नेशनल पार्क और दूसरे नेशनल पार्क के बीच में कुछ सेंसिटिव कॉरिडोर्स होते हैं जहाँ से एनिमल्स की माइग्रेशन होती है, क्योंकि ये सेंसिटिव कॉरिडोर है तो वहाँ पर भी आप इस 10 किलोमीटर के जो एरिया है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी, आपका आंसर बनेगा 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू मोपिला रिबेलियन। तो इस रिबेलियन के रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो रिबेलियन है 1921 में हुआ था अप्रॉक्सीमेटली, जब आपकी नॉन खिलाफत मूवमेंट चल रही थी उसी के साथ ये जो रिबेलियन है अलाइन हो गया था। और अल्टीमेटली ये जो रिबेलियन है नॉर्दर्न केरला वाले रीजन में हुआ था, दैट मीन्स मालाबार वाले रीजन में हुआ था। और वहाँ पे जो मुस्लिम टेनेंट्स हैं उन्होंने इस रिबेलियन को किया था अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिशर्स की जो ऑपरेसिव एक्टिविटीज़ थी। तो उसके रिगार्डिंग ये जो रिबेलियन है ये हुआ था। इवन आपको यहाँ पे 2 लीडर्स भी देखने को मिलेंगे जिनका नाम है अली मुस्लियार एंड VK हाजी। तो इन्होंने इस मोपला रिबेलियन को शुरू किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी, आपका आंसर बनेगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू PM डिवाइन स्कीम। तो अगर मैं इस स्कीम के बारे में बात करूं, रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने 6600 करोड़ जो है इस स्कीम के लिए अप्रूव किए हैं। अब अगर मैं इस स्कीम के बारे में बात करूं तो ये 100% सेंट्रल फंडेड स्कीम है, दैट मीन्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सारा का सारा जो फंड है सेंट्रल सरकार से आएगा। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, क्योंकि आपके PM डिवाइन की भी फुल फॉर्म यही है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो दैट मीन्स कौन इम्प्लीमेंट करेगा, डोनर मिनिस्ट्री। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो पिछले साल PM गति शक्ति जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर बात करी गई थी कि हमारी कंट्री में अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसको डेवलप किया जाएगा। और अल्टीमेटली इस साल के बजट में PM डिवाइन स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसके तहत यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जितनी भी डेवलपमेंट है वो करवाई जाएगी और उसके लिए जो फंड्स वगैरह हैं उसको एलोकेट किया जाएगा। तो दैट मीन्स आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगी। एक और चीज़ आपने इसमें याद रखनी है कि आपकी जो PM डिवाइन स्कीम है अभी 3 सालों के लिए लॉन्च करी गई है, दैट इज 2022-23 से लेके 2025-26 तक इसको इम्प्लीमेंट करने की बात करी जा रही है। तो दैट मीन्स आपकी सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू JCPOA, दैट इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो अगर मैं इस डील के बारे में बात करूं तो इट इज़ रिलेटेड टू ईरान न्यूक्लियर डील। तो ईरान न्यूक्लियर डील है क्या है, कब शुरू हुई थी, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2013 के अंदर इस इनिशिएटिव को यहाँ पर लॉन्च करने की, बेसिकली इस डील को करने की बात करी गई थी। तो अल्टीमेटली 2015 तक आते आते यहाँ पे ये जो JCPOA है, ईरान न्यूक्लियर डील है, वो बन गई। इसके अंदर कुछ मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मेंबर हैं, एक तो P5 मेंबर हैं, देन इज़ 1 and EU प्लस ईरान। इसका मतलब क्या है, P5 मेंबर जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं,
USA, UK, देन इज़ रशिया, फ्रांस एंड चाइना। तो ये पांचों के पांच मेंबर हैं एक इस डील के अंदर। देन इज़ वन इज़ जर्मनी। तो जर्मनी जो है यहाँ पर ईरान के साथ इस डील को नेगोशिएट करने की बात कर रहे थे, तो इसीलिए जर्मनी को भी इंक्लूड किया गया। देन इज़ यूरोपियन यूनियन, और लास्ट में है आपका, क्योंकि ईरान के साथ डील करनी थी तो इसीलिए ईरान भी होगा। तो इस डील के अंदर ये बात करी गई कि ईरान के अंदर जितनी भी सेंट्रीफ्यूग्स की जो स्टोरेज वगैरह है उसको कम किया जाएगा, क्योंकि ये जो सेंट्रीफ्यूग्स है ना, ये यूरेनियम की इनरिचमेंट के लिए यूज़ होते हैं। और आपको पता है कि जो यूरेनियम है एक तरह से आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अल्टीमेटली इस डील के अंदर ये बात करी गई कि ईरान के अंदर जो स्टोरेज है, चाहे सेंट्रीफ्यूग्स की स्टोरेज हो, चाहे इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम हो, उन सबको कम किया जाएगा, और इवन हैवी वाटर को भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। और इवन आपको पता होगा कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके द्वारा भी यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उनको, जैसे कि जो ये एजेंसी है ये ईरान जाके विजिट करेगी और चेक करेगी कि क्या ईरान की जो स्टोरेज वगैरह है वो कम हो रही है कि नहीं, क्या ईरान अभी भी इनरिचमेंट कर रहा है यूरेनियम की या नहीं। तो इसके रिगार्डिंग ही आपकी ये न्यूक्लियर डील है। और अभी देखने को मिल रहा है कि रिसेंटली ये जो न्यूक्लियर डील है वो डेड होती जा रही है। और इवन आपको देखने को मिलेगा कि जो US है वो ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस वगैरह भी लगाता रहता है, उसके साथ इकोनॉमिकली ट्रेड वगैरह भी नहीं करने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि फिएट करेंसी। अभी ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि RBI ने पहले तो टोकन कार्ड्स को रिलीज़ किया था, और उसके बाद RBI जो है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि फिएट करेंसी होती क्या है। फिएट करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसकी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे आपका कॉमोडिटी मनी है, कॉमोडिटी मनी का मतलब है जैसे कोई गोल्ड हो गया, गोल्ड कॉइन हो गया, तो इस गोल्ड कॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। लेकिन आपके जो आजकल के नोट्स वगैरह हैं, आपके जो आजकल के कॉइन्स हैं, उनकी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। दैट मीन्स उनकी सिर्फ फेस वैल्यू होती है। और ये जो आपकी फिएट करेंसी है ये सरकार द्वारा अनाउंस करी गई है कि ये लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब क्या है कि बेसिकली आप इस करेंसी को लेने से मना नहीं कर सकते। दैट मीन्स हमारी कंट्री के अंदर इसको लेना या फिर देना जो है वो लीगल है। तो दैट मीन्स आपको देखने को मिलेगा कि जो फिएट करेंसी है उसकी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। कमोडिटी मनी की तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक हर एक जो MCQ है उसके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट MCQs के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।